ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन काज्ड बाय, जो ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। Mycobacterium tuberculosis. ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक। अब लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यही एक सिंगल कॉजेटिव एजेंट है। इसके अलावा एक दूसरा एजेंट और होता है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम बोआइस। और आपको पता होगा जो बीसीजी वैक्सीन बनती है वो इसी के स्ट्रेन से बनती है, बोआइन स्ट्रेन से बीसीजी की वैक्सीन बनती है। तो माइकोबैक्टीरियम बोआइस कह लीजिए या बोआइन ट्यूबरकुलोसिस कह लीजिए, बेसिकली जो है ना ये ज्यादातर जो पाया जाता है ये कैटल्स में। ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस काज करता है किसमें, कैटल्स में। अब मान लीजिए कि कैटल्स में हम लोग जो कैटल से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो खासतौर से मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स जो है, क्योंकि दूध का इस्तेमाल हर किसी के घर में होता है। तो अगर मान लीजिए कोई मिल्क है और उसको पास्चराइज नहीं किया गया है, पास्चराइज नहीं किया गया यानी उसको बॉयल नहीं किया गया और किसी ने उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर लिया है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ट्यूबरकुलो। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए माइकोबैक्टीरियम बोआइस से ट्यूबरकुलोसिस होगी, तो वो कौन सी ट्यूबरकुलोसिस होगी, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होगी। इससे जो होती है वो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इसको हम कहते हैं। और ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मेन कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ही है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसका, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो अब जाहिर सी बात है, आप देखिए दो पॉजिटिव एजेंट हैं, दो पॉजिटिव एजेंट है, तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों के दोनों इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होंगे। एनिमल कैसे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ, यानी रॉ फॉर्म में अगर हम मिल्क यूज कर रहे हैं उसका, तो वहां से मिल्क क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से आया। तो बोआइन ट्यूबरकुलोसिस वहीं से आती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ। कम्युनिकेबिलिटी यानी कब तक ये डिजीज, ये इन्फेक्शन जो है वो कम्युनिकेबल रहेगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कहा जाता है कि जब तक इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होती रहेगी, एज लॉन्ग एज नॉट ट्रीटेड। और इसके जो मेल और फीमेल रेशियो है वो स्लाइटली हाइयर है मेल्स की तरफ इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। जो रेशियो है 1.7 to 1, यानी 1.7 मेल्स और 1 फीमेल्स, इसलिए कहा गया स्लाइटली हाइयर या मोर कॉमनर इन मेल्स। मेल्स में ज्यादा होती है अब मेल्स में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनका आना जाना ज्यादा रहता है, एक्सपोज ज्यादा होते हैं मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, इसलिए जो रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा हाइयर साइड पे आया मेल्स के लिए, मोर कॉमनर इन मेल्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो क्या है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, क्या होगा ये, इट इज ए ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है ना, तो जो इसका रूट होगा वो क्या होगा, रिस्पायरेटरी रूट। सबसे कॉमन रूट यही है, रिस्पायरेटरी रूट, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, नहीं यार, 3 to 6 वीक। मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो सेंड की थी, मेरे ख्याल से किसी ने देखी ही नहीं है। कम से कम ये वाली स्लाइड तो देख लेनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 3 to 6 वीक। अब इसका कुछ प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब डिजीज किन लोगों में सेटअप होती है, किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो वो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जिनको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहा जाता है, जो डिजीज को प्रीडिस्पोज करते हैं, किसी को ससेप्टिबल होस्ट के अंदर डिजीज काज करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, लार्ज फैमिलीज, लैक ऑफ एजुकेशन, है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं।
ये डिजीज काजिंग फैक्टर्स भी है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी, और इसी को सोशल फैक्टर भी कहा जाता है। क्योंकि है ना, लोगों का जितना, अगर मान लीजिए कि ओवर क्राउडिंग स्पेस है, माल न्यूट्रिशन है, या यूं कह लीजिए कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, वहां पे ये तमाम चीजें पाई जाएंगी। ओवर क्राउडिंग पाई जाएगा, पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लार्ज फैमिलीज, स्मोकिंग, ये तमाम फैक्टर्स, और इन्हीं को सोशल फैक्टर्स भी कहा जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में आते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस का जो क्लिनिकल फीचर्स है, ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो मेरे ख्याल से सबको याद होंगे ऑलमोस्ट। इसका जो क्लिनिकल पिक्चर होती है, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वेट चलिए, लॉस, प्रोडक्टिव कॉफ। कफ होगा। कॉफ होगा, इवनिंग राइज टेम्परेचर होगा स्पेशली। इवनिंग राइज टेम्परेचर, प्रोडक्टिव कफ। लेकिन मैं बताऊं, ये जो प्रोडक्टिव कफ है ना, ये कंपलसरी नहीं है। अगर वैसे तो ट्यूबरकुलर इफ्यूजन जो होता है, जो ना पल्मोनरी इफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, उसमें ट्यूबरकुलर मोस्ट कॉमनली इंडिया में वो ट्यूबरकुलर ओरिजिन का ही होता है। तो वहां पे आपको इरिटेंट कफ मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ नहीं मिल। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी है कि जो प्लूरल इफ्यूजन है, या ट्यूबरकुलर इफ्यूजन जो है, वो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लेके आते हैं। बहरहाल ये आपका सही है, प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव कफ इसमें है, वेट लॉस की हिस्ट्री होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट। है ना। लाइट स्वेट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट। ये बहुत स्पेसिफिक फीचर्स है। अब इसके बाद आप इसमें मैलेज है और बहुत सारी चीजें उसको रख सकते हैं, बट ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। यानी इवनिंग राइज टेम्परेचर, शाम होते होते बुखार आना शुरू हो जाता है और रात में थोड़ा तेज हो जाएगा। और जब भी बुखार पास ऑफ होगा, उतरेगा, फीवर जो है कम होना शुरू होगा, तो ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, जिसको नाइट स्वेट करना, क्योंकि रात होते होते वो उतर जाता है, बुखार खत्म हो जाता है। प्रोडक्टिव कफ यानी कफ विद एक्सपेक्टोरेशन। अब हाँ, अब प्रोडक्टिव कफ है, मान लीजिए कि वहां पे कैविटेशन बन गई लंग में, लंग में कोई कैविटी बन गई या फाइब्रोसिस हो गई, कैविटी बन गई, उसके बाद हीलिंग होती है हर जगह। तो हीलिंग हो रही थी, तो जब भी लंग में लंग पैरेन्काइमा की जब भी हीलिंग होगी, तो वहां पे हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, या यूं कह लीजिए जो सेकेंडरी इंटेंशन होता है, उसके जरिए इसकी हीलिंग होती है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ किसी को आ रहा है, तो वो जो फाइब्रस बैंड्स है उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो क्या करेंगे, वो ब्रेक होंगे। तो जब भी या तो बहुत ज्यादा कैविटेशन हो, बहुत बड़ी कैविटी बन गई हो, या फाइब्रस बैंड्स का ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो एक चीज और आएगी अलॉन्ग विद स्पुटम, दैट इज ब्लड। तो उसको हम कहेंगे हिमाप्टिसिस। ये भी एक फीचर है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस को दोनों तरफ ऐड करके कुछ नेशनल प्रोग्राम्स, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल ही रहा है 1962 से अभी तक चल रहा है। तो उसको ऐड करते हुए इसको देखेंगे। कुछ एपिडेमियोलॉजिकल इंडाइसेस है ट्यूबरकुलोसिस के, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीन चार इंडाइसेस हैं। पहला जो है इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ा सा फर्क होता है। इन्फेक्शन किसे कहेंगे और डिजीज किसे कहेंगे? इन्फेक्शन में डिवीजन, सेल डिवीजन होता है इन्फेक्शंस में। डिसीज में जो है हम में सिम्टम्स वगैरह सारे वो आंखों को दिखते हैं, और वो इन्फेक्शन में फिर इंटरनल इन्फेक्शन के होता है। नतीजे में डिजीज होती है। यस, देखिए मैं बताऊं, जो इन्फेक्शन है दैट मीन्स कि जो इन्फेक्शस एजेंट है, अगर उसकी एंट्री किसी ससेप्टिबल होस्ट में हो गई, तो अब वो चीज इन्फेक्शन कहलाएगी। यानी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट, वो हो गया इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन के, जाहिर सी बात है, कोई वायरस हुआ, कोई बैक्टीरिया हुआ, वो जाएगा अगर किसी ह्यूमन बॉडी में ससेप्टिबल होस्ट में, तो वहां जाके वो, ऐसे तो है नहीं सिर्फ मेहमान नवाजी करने गया, तो वहां पे उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वो मल्टीप्लाई होना शुरू, जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसी के नतीजे में कह लीजिए जो होस्ट का रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो मैंने बताया इम्यूनिटी में, वो शुरू होता है। अब मान लीजिए अगर इम्यूनिटी उस पे हावी हो गई, यानी इम्यून सिस्टम मजबूत था, तो साइन एंड सिम्टम्स नहीं डेवलप होंगे, डिजीज डेवलप नहीं होगी। अब इम्यून सिस्टम अगर कमजोर था, पुअर इम्यून सिस्टम कह लीजिए, या
ऑलरेडी वो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी ले रहा था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री हुआ और वो फ्लेयर अप हो जाएगा, अपना अपनी तादाद बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिजीज काज कर देगा। डिजीज का मतलब काज मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स उस पर्टिकुलर डिजीज के जब मौजूद हो जाए या मिलना शुरू हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजीज। और जब तक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एंट्री हुई है, तो वो चीज हो जाती है इन्फेक्शन। यहाँ पे क्योंकि दोनों टर्म आएंगे इसलिए इसको बताया। तो इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, यानी टीबी का इन्फेक्शन कितना हो रहा है, उसको कहा जाता है एनुअल इन्फेक्शन रेट या एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ARI। अभी इस ARI को समझना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी हु विल बी न्यूली इन्फेक्टेड विद टीबी अमंग नॉन इन्फेक्टेड इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी पॉपुलेशन एरिया, जो भी पॉपुलेशन ग्रुप है, उनमें कितने परसेंट लोगों को नया इन्फेक्शन होगा, किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से, है ना, नया इन्फेक्शन हो रहा है, न्यूली इन्फेक्टेड है ना विद टीबी। 1 साल के अंदर की बात हो रही है, इन 1 ईयर। फिर अब ये बताता क्या है, एनुअल इन्फेक्शन रेट बताता क्या है, अटैकिंग फोर्स ऑफ टीबी। किसी कम्युनिटी में ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन का जो अटैक रेट है, एक तरीके से उसको बताता है ना। एनुअल इन्फेक्शन रेट का मतलब क्या है, यानी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अटैकिंग फोर्स ऑफ टीबी। एंड सेकंड चीज क्या, बेस्ट इंडिकेटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ टीबी प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रेंड इन ए कम्युनिटी। अब किसी कम्युनिटी में अगर हमें टीबी का ट्रेंड स्टडी करना है, एनालाइज करना है, या टीबी की प्रॉब्लम को देखनी है, तो हमें ये निकाल के देखना होगा कि 1 साल में कितने नए केसेस हमें मिल रहे हैं, किसके, टीबी के, कितने नए लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस से, कितने नए लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ARI है, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री में, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज की बात हम करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर 1% वहां का ARI जो है 1% है, कितना है, 1% ARI बोले तो एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, 1% ARI है। दैट मीन्स कि 1 लाख जनरल पॉपुलेशन पे 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस आपको मिलेंगे, कितने, 50 केसेस पॉजिटिव, दैट मीन्स स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक, ये 1% ARI इस चीज को बताता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री का, वहां का ARI 1% है, तो एटलीस्ट वहां पे कितने आपको मिलेंगे, 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस मिलेंगे 1 लाख जनरल पॉपुलेशन पे ना। और ये जो इन्फेक्शन है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ टीबी प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रेंड इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में ये चीज बताती है, क्या चीज बताती है, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसी को कहा जाता है इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। अब दूसरी चीज, एनुअल इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन के बाद दूसरा प्रिवेलेंस, इसी का आप देखिएगा। इंसिडेंस के बाद सेकंड चीज हमेशा आती है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस का मतलब क्या है कि न्यू प्लस ओल्ड, देखिए इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस, जनरल टर्म है, इंसिडेंस कहीं पे भी आएगा दैट मीन्स कि सिर्फ न्यू केसेस की बात हो रही है। प्रिवेलेंस में न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों, यानी पुराने वाले केस भी और नए वाले केस दोनों को अब जोड़ के देखा जाएगा, है ना। टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु शो ए पॉजिटिव रिएक्शन टू स्टैंडर्ड, अब जो स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम कराते हैं, वही मॉन्टूक्स टेस्ट जो हो रहा है, तो उससे कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रुप है, जो स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो हम कराते हैं, जो मॉन्टूक्स टेस्ट कराते हैं, उसमें कितने लोग पॉजिटिव, उस टेस्ट में कितने लोगों को वो टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये चीज बताएगी टीबी इन्फेक्शन। और जो ये मॉन्टूक्स टेस्ट होता है, बेसिकली ये इसी चीज को बताता है कि प्रायर एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर हो चुका है या नहीं हुआ है। एक्सपोजर हुआ है तो पॉजिटिव आएगा। तो नया और न्यू एंड ओल्ड दोनों तरीके के केसेस को मिला के प्रिवेलेंस बनता है यहाँ पे। अब इसमें जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, ये रिसेंट प्लस रिमोट इन्फेक्शन, दैट मीन्स कि ओल्ड और न्यू केसेस दोनों को मिला के हम प्रिवेलेंस कैलकुलेट करते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज द ओनली वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन पॉपुलेशन। अब ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है, वो क्या मानटूस टेस्ट ही तो होता है। यही एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी पॉपुलेशन ग्रुप में टीबी के इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जान सकते हैं। दिस इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज द ओनली वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन ए पॉपुलेशन। अब
नेक्स्ट, इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अब यहाँ तो केस आ रहा था, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ न्यू टीबी केसेस पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 की पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज ट्यूबरकुलोसिस के नए केस आपको मिलेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के नए केस। अब वो इन्फेक्शन नहीं, पूरा टीबी की डिजीज जो हो रही है उसके बारे में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ न्यू टीबी केसेस पर 1000 पॉपुलेशन। अब ये जो केस आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, इट रिवील्स ट्रेंड्स ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर। अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी डिजीज का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो क्या चीज है, जो हमने कंट्रोल मेजर लिया है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई असर नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको बताता है, और जो उसके कंट्रोल मेजर्स हैं, जो प्रोग्राम्स मान लीजिए चल रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव है उस चीज को भी बताता है। अगर मान लीजिए कि जो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस यानी डायग्नोस्ड केसेस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, तो एंड इसके लिए डिजीज के एस्टिमेशन के लिए जाहिर सी बात है कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन हम करते हैं, है ना। तो अब ये स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन इज अ रिलायबल मेथड फॉर एस्टिमेशन। स्पुटम स्मीयर क्या है, कंफर्मेटरी है कि हाँ इसको ट्यूबरकुलोसिस है, डिजीज कंफर्म हो गई, तो डिजीज कंफर्म करने के लिए हम करते हैं स्पुटम स्मीयर। तो ये चीज क्या बताती है, इट इज रिलायबल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। लास्ट है प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज और केस रेट, ना परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हुज स्पुटम इज पॉजिटिव फॉर टीबी बेसिलाई एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जाम। अब यहाँ पे डिजीज कितनी हो रही है, तो उसका प्रिवेलेंस, अब जाहिर सी बात है कि अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं किसी के स्पुटम का, तो वो ओल्ड केस भी हो सकता है, न्यू केस भी हो सकता है, वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो ओल्ड केस भी हो सकता है, वो न्यू केस भी हो सकता है। तो ये पूरा किस चीज को शो करेगा, प्रिवेलेंस को करेगा। यहाँ पे ये जो पहला दोनों है ना, इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन एंड प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, इसके बारे में और स्पेशली एआरआई के बारे में, 1% एआरआई इज करस्पॉन्डिंग टू 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, ये जरूर याद रखना है आपको। फिर आइए ट्यूबरकुलिन, जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो ट्यूबरकुलिन की डिस्कवरी की थी वान क्रिकेट ने 1907 में, जो मॉन्टूक टेस्ट में जो यूज किया जाता है, या पीपीडी प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं, ट्यूबरकुलिन को ही डिस्कवर्ड बाय वान क्रिकेट। स्टैंडर्ड पीपीडी जो होती है इसमें 50,000 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स पर मिलीग्राम होता है ना। जो स्टैंडर्ड पीपीडी जो मॉन्टूक टेस्ट में यूज होती है उसमें 50,000 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होते हैं पर मिलीग्राम ऑफ, यही ट्यूबरकुलिन कह लीजिए या पीपीडी कह लीजिए। अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया कौन सा यूज करना चाहिए, पीपीडी RT23 विद ट्विन 80, ये इसका जो है नाम है, एक तरीके से कह लीजिए कि ब्रांड नेम या ट्रेड नेम कह लीजिए, जिसको यूज करने के लिए डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये सबसे अच्छा इसी को यूज किया जाना चाहिए मॉन्टूक टेस्ट के लिए। एंड दिस ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज द ओनली वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन ए पॉपुलेशन। किसी में मान लीजिए आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट करा रहे हैं, आप मॉन्टूक टेस्ट करा रहे हैं, उसका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव भले आ रहा है लेकिन हम ये नहीं साबित कर सकते कि ये नया केस है या ओल्ड केस है। तो जब भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो उसको हम लेके आएंगे किसमें, प्रीवैलेंस में हम उसको रखते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, प्रीवैलेंस में रखते हैं, है ना। अब इसका जो डोज है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, जब मॉन्टूक टेस्ट हम लगाते हैं, तो 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट यानी 50,000 ट्यूबरकुलिन यूनिट जो होती है वही होगा इसमें। आप पीपीडी इन 0.1 ml इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, सॉरी 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट जो होती है उसमें पीपीडी जो होता है वो 0.0002 मिलीग्राम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है, या स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन जो होती है ना। तो 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट ऑफ पीपीडी इन 0.1 ml इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, वही सेम अभी हमने लेटेस्ट डिजीज कौन सी पढ़ी थी, लेप्रोसी की पढ़ी थी। तो लेप्रोसी में कौन सा टेस्ट कर रहे थे जिसको हम इंट्राडर्मल दे रहे थे फोर आर्म पे, लेप्रोमिल लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट। तो जो ये मॉन्टूस टेस्ट होता है इट बेसिकली करेस्पॉन्ड्स टू लेप्रोमिन टेस्ट, या लेप्रोमिन टेस्ट करेस्पॉन्ड्स टू मॉन्टूस टेस्ट, दोनों जैसे एक दूसरे के बराबर ही हैं, उनकी रीडिंग भी एज इट इज होती है। लेकिन हाँ आप लेप्रोमिन टेस्ट तो कर रहे हो, उसमें से कौन सा वाला टेस्ट मॉन्टूस टेस्ट से करेस्पॉन्ड करता है,
दो टेस्ट थे उसमें ना, एक 48 आवर्स पे, एक 21 डेज पे। पर 48 आवर्स वाला क्या नाम है उसका? अर्ली फर्नांडीज रिएक्शन है ना, उसका नाम था अर्ली फर्नांडीज रिएक्शन। जो 21 डेज वाला था वो लेट मिट्सुदा रिएक्शन उसको कहते थे, उसमें नोड्यूल्स बनता था 21 डेज में। और अर्ली वाला जो था फर्नांडीज रिएक्शन, उसमें इंड्यूरेशन होती थी, यानी रेडनेस एरिथमा को चेक किया जाता था, सेम एज इट इज जैसे हम मॉन्टूक टेस्ट में करते हैं। अब यहाँ पे ये डब्ल्यू ने इस ट्यूबरकुलिन को यूज करने का कहा, पीपीडी RT23 विद क्वीन 80। क्वीन 80 जो बेसिकली एज ए सरफेक्टेंट ये काम करता है। और इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, प्रोग्नोसिस के लिए तो ठीक है, लेकिन जो है एज ए डायग्नोस्टिक हम इसको मॉन्टूक टेस्ट को नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में उसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है। मान लीजिए इंजेक्शन जो है वो जिस तरीके से लगाना चाहिए इंट्राडर्मल फोराम पे, हो सकता है कि वो इंट्राडर्मल ना लगा के वो और नीचे उसने उसको इंजेक्ट सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर दिया हो, है ना। या जो ट्यूबरकुलिन थी वो डिग्रेडेड, या जो जितने दिन में उसको यूज करना था उससे ज्यादा उसका टाइम हो गया, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, यानी एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सपायर हो गई हो। और एक चीज और है, किसी को अगर बीसीजी का वैक्सीनेशन हो गया है, बीसीजी का वैक्सीनेशन हो गया है, और हमने उसको मॉन्टूक टेस्ट के लिए उसको हमने इंजेक्ट किया, तो उसका भी मॉन्टूक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मॉन्टूक टेस्ट अब क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि मॉन्टूक टेस्ट जो है ये बताता है कि एंटीबॉडीज बन गई हैं या नहीं बनी है। तो जाहिर सी बात है, जब हम बीसीजी की वैक्सीन हमने किसी को दे दी तो बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी अच्छी खासी बना ली होगी। तो अब एंटीबॉडीज बनी है तो बीसीजी के टेस्ट में भी मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है। एक तो फॉल्टी टेक्निक नहीं होना चाहिए, बहुत डीप सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन न लग गया हो, और किसी को अगर ऑलरेडी अभी रिसेंट में मान लीजिए विद इन 1 ईयर उसको बीसीजी की वैक्सीन लगी है, तो हो सकता है कि उसका मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। कुछ तो ऐसी कंडीशन भी। सर एक सेकंड। जी। सर अगर पहले का बीसीजी लगाओ मतलब बचपन में कभी, तब भी आएगा तो पॉजिटिव? नहीं, तब नहीं आएगा। रिसेंटली का, अब सर रिसेंटली में बहुत लेकिन ज्यादा मेरा उसमें आया टाइम था ड्यू। पॉजिटिव। सर मेरा पॉजिटिव आया था तो डॉक्टर ने यही बोला था कि बीसीजी लगाओ, इस वजह से आया। ऐसे तो फिर कभी नहीं होगा। रिसेंटली में अब उसने टाइम ड्यूरेशन नहीं लिख के दिया हमें, ये नहीं रिसेंटली। वैसे मेरे ख्याल से जो होता है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे बीसीजी की बात कर रहे थे कि डायरेक्ट बीसीजी और इनडायरेक्ट बीसीजी कब हम यूज करेंगे, तो यूजुअली 1 ईयर का गैप होता है, तो उसी के हिसाब से मेरे ख्याल से जो है रिसेंटली बीसीजी में 1 साल का गैप जो है वो, मतलब 1 साल के अंदर अगर किसी को बीसीजी की वैक्सीनेशन हुई है तो मे बी उसका मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। बहुत सारे वैक्सीनेटेड पीपल हैं जिनको बीसीजी वैक्सीनेशन लगा है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि उनका निगेटिव आ रहा है, आता भी है। तो अब उसके में क्या कर सकते सर मेरे दोनों बच्चों को जो था उनका तो बीसीजी लगा था, इज हैं। 10-12 इयर्स। तो उनका विद इन 1 ईयर मॉन्टेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, बहुत सिक फॉल हो रहे थे, तो उनको वो रिफैम्पिसिन वगैरह की थेरेपी पूरा 6 मंथ्स पीडियाट्रिशियन ने दिया था, वो पॉजिटिव आने की वजह से। तो दे दिया होगा उन्होंने। एज देखिए, जैसे बच्चों पीडियाट्रिक का क्या इसमें पूरा क्राइटेरिया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर किसी का जैसे मॉन्टूक्स पॉजिटिव आ रहा है, अब वहां पे हमें यही चीजें देखनी है कि बीसीजी वैक्सीनेशन कब लगा था, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है। और ऐसा उनको नहीं कि सिर्फ, सेवन। एक मिनट, हाँ जी। एक सेकंड, सिर्फ हम इसी मॉन्टूक्स को बेसिस बना के, मैंने पहले ही कहा ना, इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक नहीं है ये। उसके लिए अभी हमने जो क्लिनिकल फीचर्स देखे वो, और अगर मान लीजिए कहीं पे हमें डाउटफुल केस है तो स्पुटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी, अभी जो करंट सिनेरियो में जो हमारा जितने भी प्रोग्राम्स है, चाहे आरएनटीसीपी था उसके बाद एनटीईपी आया, तो वहां पे स्पुटम माइक्रोस्कोपी ही हमारा जो है मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मॉन्ट्यूज जो है ये सिर्फ प्रोग्नोसिस को बताता है, ये एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है इन्फेक्शन से, बस यही चीज को बताता है। और ट्रायल बेसिस पे एटीटी हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का मॉन्टूस सपोज दैट निगेटिव भी आ गया, लेकिन ईएसआर रेज्ड है, फीवर जो है 3-4 महीने से सबसाइड नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री वहां पे मिल रही है,
तो ऑन द ट्रायल बेसिस एटीटी स्टार्ट की जाती है। अगर फीवर जो है वो 1 महीने 1.5 महीने में सबसाइड कर गया तो एटीटी को कंटिन्यू कर दिया जाता है। हो सकता है, देखिए अब हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ऐसी है जो आज भी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की कैटेगरी में आती है, पीयूओ। और पीयूओ में भी मोस्ट कॉमनली जो होती है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में पॉट्स स्पाइन है। इसके अलावा जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है फीमेल्स में, इसको डायग्नोज करना आज भी सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है कि वेट लॉस की हिस्ट्री हो, सब कुछ हो, लेकिन मॉन्टुक्स हो सकता है कि उसका निगेटिव है, या मॉन्टुक्स पॉजिटिव आ भी रहा है, ईएसआर भी रेज्ड है, लेकिन वो जो जनरल पिक्चर बननी चाहिए क्लिनिकल सिनेरियो वो नहीं बन पा रहा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस आप स्पुटम स्मीयर कराते रहिए, वो पॉजिटिव आएगा कभी? नहीं आएगा। तो नहीं ये आएगा। जो ये मॉन्टुक्स टेस्ट है, बेसिकली ये ना सिर्फ एक्सपोजर को बताता है। क्या बताता है? सिर्फ एक्सपोजर को बताता है कि एक्सपोजर हुआ था। अब और इसकी मैक्सिमम प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन कितनी है, जो हम बीसीजी का हम लोग जो वैक्सीन करवाते हैं, मैक्सिमम जो है उसकी 20 साल है, 15 से 20 साल ऑन एवरेज उसकी दी गई है। उसके बाद वैसे भी बीसीजी वैक्सीन इनइफेक्टिव, और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में तो जीरो है पल्मोनरी तो इसलिए पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं ना, अगर मान लीजिए शुरू में ही किसी का पॉजिटिव आ रहा है बार बार, और उसकी क्लिनिकल पहले क्लिनिकल पिक्चर देखी जाती है। कब विद स्पुटम आपने ही बताया, इवनिंग राइज टेम्परेचर आपने ही बताया, और वेट लॉस की हिस्ट्री लॉस, अगर ये सारी चीजें हैं और इन सब के साथ अगर किसी का ईएसआर रेज्ड है और टीएलसी जो है वो हायर साइड पे है, मॉन्टू स्टेज पॉजिटिव आ रहा है, तो इंडियन सिनेरियो में, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया कि इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ट्यूबरक्लोसिस के केस पाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, हाईएस्ट बर्डन जो है वो इंडिया पे है। तो यहाँ पे वैसे भी एटीटी को स्टार्ट कर दिया जाता है एज ए प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे भी। ठीक। और मॉन्टोक्स जैसे एटीटी स्टार्ट करना हो तो बहुत ज्यादा मॉन्टोक्स रिलायबल भी नहीं है। क्लिनिकली आप सस्पेक्ट करिए, आपने चेस्ट एक्सरे करा लिया, वहां पे अगर हमें कैविटेशन मिल रही है या फाइंडिंग कोई इस तरीके की मिल रही है जो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ इशारा कर रही है, इसके बाद फीवर वेट लॉस ये सारी चीजें अगर है, सपोर्टिव एविडेंस मिल गया, मॉन्टोक्स हो सकता है निगेटिव आ जाए, फॉल्स निगेटिव आता है। अगर किसी को मीजल्स या चिकन पॉक्स भी साथ में है तो वहां पे फॉल्स निगेटिव आएगा, या माल नरिश चाइल्ड है तो वहां पे फॉल्स निगेटिव आ जाएगा, यानी उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी हो रखी होगी, लेकिन उसको मॉन्टोक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, या ऑलरेडी कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले रहा है तो वहां पे भी नहीं आएगा। तो कुछ कंडीशन ऐसे भी है जहाँ पे फॉल्स निगेटिव टेस्ट भी आ जाता है। तो इसलिए सस्पिशन कितना अच्छा है, और उस बुनियाद पे हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है। अब ये इसका जो टेक्निक है, नीडल है फोर आर्म पे, हम जो है यूजुअली जो है वो लगभग 45 डिग्री पे ले जाके उसको इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, और इसके बाद जो इसकी रीडिंग ली जाती है वो यूजुअली जो है आफ्टर 72 आवर्स, 3 डे के बाद इसकी जो रीडिंग होती है। अब देखिए हैज लिमिटेड वैलिडिटी, यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, हैज लिमिटेड वैलिडिटी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इसको एज ए डायग्नोस्टिक हम यूज भी नहीं करते, सिर्फ प्रोग्नोसिस के लिए इसको देखा जाता है। रीडिंग आफ्टर 72 आवर्स, अब वहां पे जो आपको अर्ली फर्नांडिस रिएक्शन था लेप्रोसी में, उसकी रीडिंग कब हो रही थी? 48 आवर्स और 40 21 डेज। 48 अर्ली फर्नांडिस रिएक्शन 48 आवर्स है हाँ, ना, 48। यहाँ पे 72 आवर 3 डे में, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है मॉन्टुक्स का। अब इंड्यूरेशन, हम बेसिकली इंड्यूरेशन ही तो चेक कर रहे हैं, वहां पे कितना ज्यादा कितना एरिया जो है वो स्किन से रेज्ड और एरिथमेटस है रेड कलर का, वो चीज हो गई इंड्यूरेशन। तो इंड्यूरेशन देखिए, अगर मोर देन 10 mm है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में पास्ट आर करंट इन्फेक्शन, पास्ट आर करंट इन्फेक्शन विथ टीबी, क्योंकि प्रिवेलेंस बता रहा है ना, प्रिवेलेंस में पास्ट इन्फेक्शन भी आएगा, करंट इन्फेक्शन भी आएगा, यानी न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होंगे। 6 to 9 mm डाउटफुल केसेस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया का, ये डाउटफुल केसेस 6 to 9 mm में क्यों लेते हैं? क्योंकि हो सकता है कि अगर थोड़ा सा इम्यूनो सप्रेसेंट है या कोई ड्रग ले तो वहां पे इतना ज्यादा इंड्यूरेशन नहीं मिलेगा हमें, निगेटिव की तरफ लेके चला जाता है।
तो डाउटफुल केस है, यहाँ पे क्लिनिकली हमें सस्पेक्ट करना और दूसरे एविडेंसेस को हमें जुटाने पड़ेंगे, तब जाके एटीटी स्टार्ट कर सकते हैं। या लेस देन 6 mm है तो मोस्टली जो होता है वो निगेटिव ही होता है आमतौर से, लेस देन 6 mm का अगर ड्यूरेशन है तो। मोर देन 10 mm है तो वो पॉजिटिव होता है, मॉन्टून टेस्ट इज पॉजिटिव। अब स्पुटम माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर जो कराते हैं, किसके लिए कराते हैं? जील निल्सन स्टेनिंग से कराते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम, चाहे माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो, इसकी जो स्टेनिंग होती है जील निल्सन से, क्यों? क्योंकि इट इज एसिड फास्ट बैसिलाई। नॉर्मल ग्राम स्टेनिंग जो होती है ये इसको नहीं लेते हैं। तो जील निल्सन स्टेनिंग कराते हैं ड्यू टू एसिड फास्ट बैसिलाई होने की वजह से, है ना। तो इट इज अ मेथड ऑफ चॉइस एज ए केस फाइंडिंग टूल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पे देखिएगा, इट इज ए मेथड ऑफ चॉइस एज ए केस फाइंडिंग, यानी केस फाइंडिंग टूल का मतलब क्या? एज ए डायग्नोस्टिक टूल। इट इज ए मेथड ऑफ चॉइस एज ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ना। अब कल्चर कब कराते हैं, ना? कल्चर कब कराते हैं? जिनका स्पुटम स्मीयर निगेटिव आ गया, जिनका स्पुटम स्मीयर निगेटिव आ जाता है, तो वहां पे स्पुटम को कल्चर कराया जाता है। ओनली मीन फॉर चेस्ट सिम्टोमेटिक हुआ, यानी चेस्ट में उसके फाइंडिंग, चेस्ट रेडियोग्राफ हम देख रहे हैं वहां पे हमको फाइंडिंग मिल रही है। आजकल टेस्ट करने पे हमें बहुत ज्यादा वीजिंग या रंकाई आपको मिल सकती है, और हिमाप्टिसिस की भी कंप्लेन हो पेशेंट को, बहुत ज्यादा कफ हो, उसका स्पुटम माइक्रोस्कोपी हमने कराया, वहां पे निगेटिव आ गया। तो ऐसे में अभी हमें कंफर्म करने के लिए हम इसको स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं, और ये उसी के लिए रिजर्व होता है, उन्हीं सब केसेस में स्पुटम कल्चर कराया जाता है। नेक्स्ट आता है मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। ये अब नहीं होती है, अब ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये नहीं यूज किया जाता है। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी जो है, ये ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के लिए इसको नहीं यूज किया जाता है। पहले यूज होता था 1970s के बाद से, इसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल बिल्कुल भी नहीं माना जाता। हाँ, कुछ और डिजीजेस हैं जिनमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है ना। इट इज नॉट यूज्ड नाउ एज ए केस फाइंडिंग टूल, ओनली यूजफुल एज एन एडिशनल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी टीबी व्हेन नन स्पुटम स्मीयर इज पॉजिटिव आउट ऑफ टू। जब दोनों जैसे स्पुटम स्मीयर के दो दो सैंपल लिए जाते हैं, अभी आगे उसके बारे में आएगा, दोनों सैंपल निगेटिव हो गए, तो उसके बाद एक एडिशनल हम टेस्ट करा सकते हैं। कल्चर कराने के बाद भी मास मिनिएचर रेडियोग्राफी उसको कराई जाती है। या फिर एस्परजिलोमा है या ब्रोंकिएक्टेसिस है, स्पुटम स्मीयर केसेस हैं, है ना। तो उनमें ब्रोंकिएक्टेसिस या एस्परजिलोमा को एक्सक्लूड करने के लिए मास मिनिएचर रेडियोग्राफी हम करा सकते हैं। या किसी कोई पेशेंट है ब्रेथलेसनेस की कंटिन्यूअस वो कंप्लेन कर रहा है, तो न्यूमोथोरैक्स है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या प्लूरल इफ्यूजन है, तो इनको भी डायग्नोस करने के लिए मास मिनिएचर रेडियोग्राफी ये कराई जाती है। ट्यूबरकुलोसिस में अब इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, 1970 के बाद से अब इसको यूज नहीं कराया जाता एज ए केस फाइंडिंग टूल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। स्टाफ टीबी स्ट्रेटजी, अब ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज है जो लागू हुई थी। विजन क्या था इसका? ए वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। स्टाफ टीबी स्ट्रेटजी में ए वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस गोल क्या था? टू ड्रामेटिकली रिड्यूस द ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी बाय 2015, ना। ये था कि जो बर्डन है हमारा, क्योंकि हाईएस्ट बर्डन था तब भी था और आज भी है, कि 2015 तक हमें इसको बहुत तेजी के साथ हमें जो टीबी का बर्डन है उसको कम करना था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। टारगेट क्या था इसका, इसमें स्ट्रेटजी क्या थी? 2005 में केस डिटेक्शन रेट मोर देन 70% एंड क्योर रेट मोर देन 85% का होना चाहिए। 2010 का टारगेट क्या था? जो प्रीवेलेंस और डेथ है उसको बाई 50% रिड्यूस करना था, और बेस लाइन पे क्या रखा गया था? 1990 का डेटा, यानी 1990 में जितना प्रीवेलेंस था डिजीज का और जितनी डेथ हो रही थी, हमें 2010 आते आते उसका 50% कर देना था, उसका उसका मतलब 50% रिडक्शन करना था उसमें। और 2015 में एलिमिनेट टीबी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, लेस देन 1 केस पर मिलियन, ये गोल था। और जरूरी नहीं है कि जो गोल हम सेट करें वो अचीव हो जाए, है ना। तो ये अचीवमेंट में नहीं आया, ये अचीव नहीं हो पाया, तीनों में से कुछ भी नहीं अचीव हुआ इसका जो टारगेट था। फिर एंड टीबी स्ट्रेटजी, ये 2016 से 2020 के बीच में आई थी उस वक्त, ना। एंड टीबी स्ट्रेटजी, अब यहाँ पे क्या था? ए वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस ना, जीरो डेथ, जीरो डिसीज एंड जीरो सफरिंग ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस।
तो जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक था वो गोल में यही आया था कि इसको एंड करना है। माइलस्टोन फिर सेट किए गए 2025 के लिए इसी में। वो ये था 75% रिडक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस डेथ कंपेयर्ड विद 2015। यानी 2015 में जितनी डेथ हो रही थी, मान लीजिए 100 डेथ थी 2015 में, 100 डेथ हो रही थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, तो 2025 आते आते सिर्फ 25 डेथ रह जाए, यानी 75% हमको क्या करना था, रिड्यूस करना था। और जो ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस रेट था, ARI जो था, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो था, उसको 50% तक हमें रिड्यूस करना था बाई 2025। कंपैरिजन पे क्या रखा गया, अब यहाँ पे जो बेस लाइन डेटा था वो 2015 का था, है ना। या फिर जो फैमिलीज है उनको बहुत ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत ज्यादा उनको जो कास्ट लग रही है उस पर ट्रीटमेंट पे, उससे सफरिंग ना होनी पाए फैमिलीज को, ये सारी चीजें लाई गई किसमें, द एंड टीबी स्ट्रेटजी 2016 टू 2020। अब आइए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अभी करंट में जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये वो यही प्रोग्राम है। पहले अभी बहुत सारी चीजें हैं। पहले आया NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर इसको रिवाइज किया गया 1992 में, वो प्रोग्राम आया RNTCP, सिर्फ R लग गया, थोड़ा सा इसमें रिवीजन के साथ आ गया था। ये RNTCP चलता रहा, लेकिन बाय 2020 इसको चेंज करके अब लेके आया गया किस पे, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल RNTCP का, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए, क्या, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी में, ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजी थी उसी में चेंज लेके आया गया। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ। अब इसमें एक पहले स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था 2017 टू 2025 में। उसका विजन सेम है जो पहले हुआ करता था, टीबी फ्री इंडिया। गोल क्या था, टू अचीव ए रैपिड डिक्लाइन इन बर्डन ऑफ टीबी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। अप्रोच क्या था, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेलेंट, बिल्ड। बिल्ड का मतलब ये था कि एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाई जाए जिससे कंटिन्यूअसली हम कोई चीज अगर अचीव कर चुके हैं तो वो अचीवमेंट वो बना रहे, बल्कि फिर से नए तरीके से नए केसेस ना आने पाए। तो ये इसका अप्रोच था। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम से पहले जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था, ये भी इसी के अंडर में ही अब इसको काउंट किया जाता है। अब कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे फोकस करना था, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑल टीबी पेशेंट, और जब भी डायग्नोसिस होगी तो उसका ट्रीट भी करना है, और फाइनेंशियल एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब ये था कि जैसे अभी तो वो मैंने पढ़ाया नहीं शायद, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी अभी चल रहा है। यहाँ पे मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए ना जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हर 14 दिन के बाद डोर टू डोर जाते हैं हाई एंडेमिक एरियाज में, जहाँ पे मलेरिया से बहुत ज्यादा डेथ रिपोर्ट की जाती है। किस लिए, वहां से ब्लड सैंपल लेते हैं, स्मीयर बनाते हैं चेक करने के लिए कि इनको फल्सीपेरम का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो वो हो जाता है एक्टिव केस फाइंडिंग। क्यों, क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम है वो आपके पास आ रहा है डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो एक्टिव केस फाइंडिंग उसी तरीके से इसमें भी की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अगर मान लीजिए किसी में डिजीज जो है उसकी डायग्नोसिस हो गई, तो फिर कितने लोग, क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज है और जब तक ट्रीट नहीं करेंगे तब तक जो है ये ट्रांसमिट होती रहती है, तो इसलिए कितने लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। LTBI, LTBI क्या है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। अब लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के बड़ी अच्छी चीज इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं ऐसे केसेस को जिनमें ट्यूबरक्लोसिस, अगर हम देखें स्पुटम स्मीयर कराएं तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव तो मिल जाए लेकिन कोई एक्टिव डिजीज नहीं होती है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में कोई एक्टिव डिजीज नहीं होती है, लेकिन ये है कि 10% जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के केसेस होते हैं वो फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस डेवलप कर जाएंगे। तो इसलिए हाई रिस्क पेशेंट में फिर इनको मैनेज भी किया जाता है। अब हाई रिस्क का मतलब क्या, लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का है, पुअर, उसका सैनिटेशन है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है वो पेशेंट, तो उसके में चांसेस ज्यादा है कि आगे इन फ्यूचर जाके उसको ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाए, तो वहां पे इनको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड की पूरी थेरेपी चलती है। एंड एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल, जो क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें, ये फोकस एरिया था किसमें,
नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 25 के अंदर में, जो अब ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का ही एक हिस्सा था। अब इसके बाद विजन क्या था और गोल क्या था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का। तो अभी जो पहले हम पढ़ रहे हैं लगभग वही सेम चीजें हैं। विजन टीबी फ्री इंडिया। विजन क्या है इनका, वही है, टीबी फ्री इंडिया। टीबी फ्री इंडिया का मतलब क्या है, जीरो डेथ, जीरो डिजीज एंड जीरो पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज टीबी फ्री इंडिया। गोल क्या है, टू अचीव ए रैपिड डिक्लाइन इन बर्डन ऑफ टीबी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, वही सेम चीजें हैं जो अभी हम स्ट्रेटेजिक प्लान में बात कर रहे थे, सेम चीज वही इसमें भी है। तो एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया बाई, अब यहाँ पे जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसका एक गोल सेट किया गया कि बाई 2025 हमें ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया से एलिमिनेट कर देना है। और 2024 में क्या है, इंडिया में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा केस ट्यूबरक्लोसिस के कहीं आ रहे हैं तो वो इंडिया में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी है ना, ख्वाब ही रह जाएगा, इसके बाद फिर कुछ और लाना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय 2025, इसमें 4 पिलर, वही ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजिक प्लान में था उसी को जस्ट उल्टा कर दिया गया। बिल्ड, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड ट्रीट। जो पॉलिसीज हैं, बिल्ड का मतलब वही जो पॉलिसीज हमने बनाई उनको और मजबूती के साथ उस पर अडेयर रहें, उसको छोड़े ना, उसको पकड़े रहें, जिस तरीके से उसको चलाया जाना वैसे ही वो चलता रहे। प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा जाता है। फिर केस को डिटेक्ट करना और उसको ट्रीट करना, ये पिलर्स थे। प्रिजम्पटिव केस डिफिनेशन क्या होगी एनटीईपी के अंडर में, प्रिजम्पटिव टीबी केस डिफिनेशन। अब ये सारी चीजें हैं जो क्लिनिकल पिक्चर बन रही है। कोई भी पर्सन है अगर उसको इसमें से कोई भी सिम्टम मिल रहा है, अब ये चारों सिम्टम जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन में मिले, लेकिन अगर इनमें से कोई एक या दो भी सिम्टम मिल रहा है तो वो बहुत, अब हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे कि इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है इंडियन सिनेरियो में। कफ एंड फीवर ना, कफ एंड फीवर कितने दिन तक होना चाहिए, फॉर मोर देन 2 वीक्स। अगर किसी को कंटिन्यूअस कफ और फीवर है 2 हफ्ते से ज्यादा का, सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री मिल रही है, हिमोप्टिसिस उसको हो रही है, और कोई एबनॉर्मलिटी हमें मिल रही है, हो सकता है वो कैविटेशन हो या फाइब्रस पैंट्स हो, फाइब्रोसिस हो सकती है चेस्ट एक्सरे में। तो ये कुछ क्लिनिकल पिक्चर है, इनमें से कोई एक भी अगर साइन या सिम्टम हमें मिल रहा है तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये एक ट्यूबरक्लोसिस का केस हो सकता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का केस ये हो सकता है। प्रिजम्पटिव टीबी केस डिफिनेशन में यही चीज है कि कोई भी पर्सन अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा से उसको खांसी आ रही हो या बुखार आ रहा हो, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री है, हिमोप्टिसिस की भी हिस्ट्री दे रहा है, और चेस्ट एक्सरे में उसको एबनॉर्मलिटी मिल रही है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये टीबी का केस हो सकता है। डायग्नोसिस अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, किन किन चीजों से डायग्नोसिस होती है। तो जील नील्सन स्टेनिंग आज भी मेन स्टे ऑफ द डायग्नोसिस यही है। स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी जो हो रही है, यानी एसिड फास्ट बैसिलाई है, एसिड फास्ट बैसिलाई है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जील नील्सन स्टेनिंग, दिस इज द मेन स्टे। इसके अलावा जील नील्सन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक और स्टेनिंग भी यूज होती है, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होती है एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए वो यही होती है, जील नील्सन स्टेनिंग होती है। कल्चर करा सकते हैं स्पुटम का, बाद में अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों स्मीयर निगेटिव है फिर कल्चर तो हमें कराना ही कराना है। इसके अलावा ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कराई जाती है। अब जो नया एक और ये इन्वेस्टिगेशन आया, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कौन कौन से ड्रग से वो सेंसिटिव है और किससे उसका रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी वो चीज देख ली जाती है। बेसिकली जो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कराई जाती है ना, ये एमडीआर टीबी को सस्पेक्ट करने के लिए की जाती है कि वो एमडीआर टीबी तो नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है ना। इसके अलावा रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब इसी रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट सुने होंगे, उसमें से एक सीबी नेट का भी नाम सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, सीबी नेट है, या फिर एलपीए लाइन प्रोब, ऐसे है। ये सारे टेस्ट जो कराए जाते हैं। एक टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं कराना है कभी भी ट्यूबरकुलोसिस में, दैट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट इंडिया में बैन है ना, इट इज बैंड इन इंडिया, ये नहीं कराया जाता सीरोलॉजिकल। तो ये सारी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट हैं।
इन टेस्ट के जरिए जो है डायग्नोसिस की जाएगी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में। अब थोड़ा सा आरएनटीसीपी के बारे में, क्योंकि अभी ये चल रहा था, अब इसको ओवरटेक किया है किसने, एनटीईपी ने। तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, 1992 में। अब इसके अंडर में जो एआरआई था, एआरआई का एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन जो था उसी की बात कर रहा हूँ। तो एआरआई इंडिया का था 1 to 2%, ऑन एवरेज जो 1.7% इसका आता है एआरआई इंडिया का इस वक्त करंट में। हमारा जो एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो 1 to 2%, एवरेज एआरआई जो आता है 1.7% आता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो कहा गया, फॉर एवरी 1% राइज ऑफ एआरआई देयर आर 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिफिनेशन क्या है एआरआई की? इज द proportion ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी प्राइमरली इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर ना। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है? इज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीबी। ये जो एआरआई है ये क्या है? इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अभी शुरुआत की स्लाइड में हमने इसको पढ़ा था। और इसी इंसिडेंस ऑफ टीबी, इन्फेक्शन ऑफ टीबी को कहा जाता है ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स। इसी एआरआई को ही एक और नाम दिया गया ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स भी इसको कहते हैं। इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड ऑफ टीबी अनअफेक्टेड बाय करंट कंट्रोल मेजर्स। सेम वही चीज है जो पहले हमने इसको पढ़ा है। मोस्ट इंफॉर्मेटिव इंडेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के कितना प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, उसके लिए सबसे इंफॉर्मेटिव इंडेक्स अगर कोई है तो वो एआरआई होता है, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, या जिसको ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स भी हम कहते हैं। अब आइए झील निल्सन स्टेनिंग जो स्पुटम स्मीयर के लिए कराते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? कोई सस्पेक्टेड टीबी पेशेंट है, उसके स्पुटम स्मीयर को डायग्नोसिस के लिए जब कराते हैं, तो क्योंकि एसिड फास्ट बैसिलाई तो उसे झील निल्सन स्टेनिंग से ही कराया जाता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड ये डीकलराइजर है जो उसमें यूज किया जाता है स्लाइड बनाते वक्त। एसिड फास्ट बैसिलाई है टीबी का, रॉड शेप्ड आता है। अब ये जो है ना, इसकी शेप जो आती है अंडर माइक्रोस्कोप, वो रॉड शेप तो होगा बट उसमें बीड्स होंगी, है ना, बीड्स होंगी। और ये जो बीडेड अपीयरेंस होती है ड्यू टू माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है कहाँ पे? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसकी आउटर कवरिंग पे। तो उस माइकोलिक एसिड की वजह से जब अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखा जाता है तो बीडेड अपीयरेंस मिलती है। तो अगर एक लाइन याद हो जाए कि ट्यूबरकुलोसिस का जो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपीयरेंस कैसी है, रॉड शेप्ड है, लेकिन उसमें क्या मिलता है, बीड मिलती है, बीड्स, और दैट बीड्स ड्यू टू माइकोलिक एसिड, ड्यू टू माइकोलिक एसिड वो होता है। अब पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कितना बैसिलरी लोड होना चाहिए, यानी कितने ऑर्गेनिज्म होना चाहिए पर एमएल स्पुटम? अगर 1 ml स्पुटम है तो मोर देन 10,000 बैसिलाई होने चाहिए सर। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ जेल निल्सन स्टेनिंग। तो उसको रिजल्ट को कंफर्म कितने हम फील्ड को एग्जामिन करते हैं? 100 फील्ड। देखिए जब भी माइक्रोस्कोपी होती है तो वहां पे एचपीएफ लिख के आता है ना, छोटी छोटी फील्ड्स होती है जिनको एग्जामिन किया जाता है। एचपीएफ का मतलब हाई पावर फील्ड। कितनी फील्ड को हमें एग्जामिन करना है जेल निल्सन स्टेनिंग में स्पुटम को? तो मिनिमम जो है 100 फील्ड्स को एग्जामिन करना है। और कितना लोड होना चाहिए पॉजिटिव होने के लिए? मोर देन 10,000 बैसिलाई होने चाहिए पर एमएल स्पुटम के, अकॉर्डिंग टू जेल निल्सन स्टेनिंग। अब डार्ट्स, डार्ट्स जो लाया गया था, डार्ट्स की रिजीम जो आई थी वो 1992 में लाई गई थी। आरएनटीसीपी में ही इसको लॉन्च किया गया था। आरएनटीसीपी, इसमें कुछ नहीं है खास डार्ट्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, इसको कहते हैं, दैट इज डार्ट्स, है ना। कम्युनिटी बेस्ड ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट है जिसमें जो है सुपरवाइज ट्रीटमेंट मिलता है। हम्म, ऐसा नहीं कि इसमें ये होता था ना पहले, अब तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई एनटीईपी में। आरएनटीसीपी में क्या क्या ब्लिस्टर पैक में दिया जाता था, वीकली पैक होता था। तो पहले आपको जो इंटेंसिव फेज वाला होता था वो जो प्रोवाइडर होता था उसके यहाँ उसी के सामने जो उसको इनगल्फ करना होता था। फिर उसके बाद वो जो कंटिन्यूएशन फेज वाली दवा देता था आगे उसको यूज करने के लिए पूरे वीक के लिए। तो इसीलिए कहा गया कि सुपरवाइज ट्रीटमेंट है। पहले अपने सामने वो कहेगा खाओ, उसके बाद फिर आगे की वो दवा देता था। सक्सेस, इसके 5 कंपोनेंट थे जिस पे डार्ट्स की सक्सेस डिपेंड करती थी। पॉलिटिकल कमिटमेंट, गुड क्वालिटी स्पुटम माइक्रोस्कोपी, यानी कि स्पुटम माइक्रोस्कोपी हो गई, एक बार केस जो है वो कंफर्म हो गया तो उसके बाद डार्ट्स स्टार्ट करनी थी। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट था, सामने पहले उसको दवा खिलाई जाती थी,
फिर पूरे हफ्ते भर का उसको ब्लिस्टर पैक दिया जाता था। अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए गुड क्वालिटी ड्रग्स की। लेकिन एक चीज और देखिएगा, अभी इंडिया में सबसे ज्यादा एमडीआर टीबी के केसेस भी आते हैं। इंडिया में एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही है, जो पेशेंट है उसका डिफॉल्ट कम, और जो ड्रग सप्लायर है या ड्रग प्रोवाइडर उनका डिफॉल्ट ज्यादा होता है। खास तौर से मैं बताऊं, हालांकि किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमने एक कार्ड बनता है, निक्षय कार्ड इसको कहते हैं, इसी में है आगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बस निक्षय तो जरूर याद कर लीजिएगा यहीं से, कि निक्षय कार्ड जो बनता है वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए बनता है जिनको डार्ट्स प्रोवाइड की जाती है। वहां पे पेशेंट का वेट कुछ और था, वेट उसका कुछ और था, और उसको जो ड्रग दी जा रही थी वो बहुत लोअर क्लास के वेट की दी जा रही है। मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू वेट ही ड्रग को हम देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू वेट। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अक्सर मैंने देखा है कि जो डॉट से जो दवाएं लेने जाते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद एक हफ्ता उनका जरूर मिस होता है, क्या हुआ आज दवा नहीं है वहां पे। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहां पे इंटरप्शन बीच में नहीं होना चाहिए। तो एमडीआर टीबी इसी वजह से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। पेशेंट की तरफ से तो थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस है ही, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनकी तरफ से ज्यादा नेग्लिजेंस है इसका, अकाउंटेबिलिटी, और कोई उसका जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा एमडीआर टीबी के केसेस इसी तरीके से ज्यादा आते रहेंगे। अब डार्ट्स का फायदा क्या था? इंश्योर्स हाई क्योर रेट थ्रू थ्री कंपोनेंट, अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, सुपरविजन एंड मोटिवेशन बाय ए हेल्थ या नॉन हेल्थ पर्सनल। ठीक है, सुपरवाइज तो कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली ड्रग सप्लाई हो रही है नहीं हो रही, ये बहुत मैटर करता है। एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज बाय हेल्थ सर्विसेज, डिजीज को मॉनिटर करना, उसके ट्रेंड को देखना था। डार्ट्स इज गिवन बाय पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ, अब उसको डार्ट्स एजेंट कहते हैं। अब उसमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, वॉलेंट्री वर्कर्स, लाइक कोई टीचर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, दाइज हैं, आशा है, ये सारी के सारे जो है ये डार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने, जो उनका कम्युनिटी का जो रीजन है वहां पे वो दे सकते हैं। इनको ऑनरेरियम दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, जब भी किसी का एक डार्ट्स का पूरा जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करवाते हैं तो 150 पर पेशेंट जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद इनको इंसेंटिव के तौर पे मिलता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग जो डार्ट्स एजेंट होते हैं इनको मिलता है 150 रुपीज। अब यहाँ पे ड्रग्स आर सप्लाइड इन पेशेंट वाइज बॉक्सेस कंटेनिंग फुल कोर्स। अब कैसे सप्लाई होती है? इंटेंसिव फेज अलग होता है, इसमें जो होता है 1 डे की मेडिसिन होती है। इंटेंसिव फेज ईच ब्लिस्टर पैक हैज 1 डे मेडिकेशन, इसको अपने सामने अपने सुपरविजन में कहेंगे तुम इसको पहले खा लो। उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज वाली दवा दी जाती है जिसमें 1 हफ्ते की होती है, तो वीकली बेसिस पे जाना होता है दवा लेने के लिए इसमें, डार्ट्स में। अब ये दोनों का डिफरेंस है, एनटीपी और एनटीसी आरएनटीसीपी का डिफरेंस। एनटीपी लॉन्च हुआ 1962 में, आरएनटीसीपी की लॉन्चिंग कब हुई? 1992 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था एनटीपी का? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और आरएनटीसीपी का ब्रेकिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज के ट्रांसमिशन को हमें ब्रेक करना था, रोकना था। कोई ऑपरेशनल टारगेट सेट नहीं किया गया था 1960 में, बस ये था कि डायग्नोज करो ट्रीट करो, डायग्नोज करो ट्रीट करो, कोई टारगेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब जो आरएनटीसीपी का नया टारगेट रिवाइज करके दिया गया था वो ये दिया गया था, क्योर रेट मोर देन 90% एंड केस फाइंडिंग रेट शुड बी मोर देन 90% का। स्ट्रेटजी क्या थी? एचसीसी सुपरवाइज शार्ट कोर्स कीमोथेरेपी इसको कहते हैं। शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी कन्वेंशनल थेरेपी जो होती थी। अ, अब इसमें कोई फिक्स्ड ये नहीं था कि ये दवाएं ही हमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए थी। कन्वेंशनल थेरेपी सुपरविजन में डॉक्टर जैसे भी चाहे वैसे चला सकता है। तो एनटीपी जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, 1962 में लॉन्च हुआ, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। केस लोड बढ़ता ही गया, क्योर रेट कम ही रहा, और केस लोड यानी प्रिवेलेंस डिजीज का बढ़ता गया। और एनटीपी में जो डायग्नोसिस थी इसमें एक्सरेज की फाइंडिंग्स पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, स्पुटम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। आरएनटीसीपी में जस्ट इसका अपोजिट हुआ। यहाँ पे जो मेन डायग्नोस्टिक टूल इन्होंने अपनाया वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, और इससे जो है थोड़ा सा और प्रिसीजन के साथ केसेस डायग्नोस होने लगे, तो डायग्नोसिस बढ़ी। डार्ट्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ अंडर सुपरविजन, उसको पूरा कंप्लीट कराया जाने लगा, तो क्योर रेट का जो ऑपरेशनल टारगेट था मोर देन 90%, वहां तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इन कंपैरिजन टू एनटीपी उससे बेटर था ये।
उससे बेटर था। इसका एक ऑपरेशनल टारगेट भी यहाँ पे सेट किया हुआ था आरएनटीसीपी 1992 में। हिस्ट्री क्या है इसकी देखिए। आरएनटीसीपी 1992 का नाम तो दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली एज ए पायलट प्रोग्राम 1993 में ये शुरू किया गया था, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स के कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। फिर एज ए नेशनल प्रोग्राम इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। फिर 1998 तक इसका पूरा ये था कि पूरे नेशन वाइड जहां जहां भी है पूरे हिंदुस्तान में इसको एक्सपेंड करना था, फैलाना था। बाई 24 मार्च 2006 द एंटायर कंट्री वाज कवर्ड अंडर डार्ट्स। कंट्री का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे डार्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी। कब? 24 मार्च 2006 तक। अब यहाँ पे ये 24 मार्च को याद रख लीजिए, भले से ये इसमें है कि किस लिए 24 मार्च यूजुअली किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अरे यार टीवी पढ़ रहे हैं तो उसी का वर्ल्ड टीबी इंस्टीट्यूट। डे। वर्ल्ड टीबी डे। हाँ, है ना, बाई 24 में। तो यहाँ पे जैसे ये तो उसके लिए था। यहाँ पे 2006 में 24 मार्च तक पूरा कंट्री जो था वो डार्ट से कवर्ड हो चुका था। और इसमें एक माइक्रोस्कोपी सेंटर को स्टेब्लिश किया गया था फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पॉपुलेशन। आरएनटीसीपी में 1 माइक्रोस्कोपी सेंटर इज स्टेब्लिश फॉर अप्रोक्स 1 लाख पॉपुलेशन। और ये तो जनरल प्लेन्स के लिए थे। हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में 50,000 पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोपी सेंटर जो है वो डेवलप किया गया था स्पुटम माइक्रोस्कोपी के लिए। अब एक सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, 1 फॉर एवरी 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर। एक माइक्रोस्कोपी सेंटर अगर हम प्लेन की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन के लिए है? 1 लाख। 1 लाख है। और ये भाई साहब जो एसपीएलएस है, सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर है, ये कितनी माइक्रोस्कोपी सेंटर के लिए है? 5 लाख। 5 लाख के लिए हो जाएगा ना। ये 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर, दैट मीन्स की 5 लाख पॉपुलेशन के लिए है ना। ये वही है 1 STLS पर 5 लाख पॉपुलेशन। इसका काम क्या करना है? ये जितनी भी मान लीजिए वहां पे जो काम कर रहा है, जितने स्लाइड पॉजिटिव दी है, तो जितनी भी पॉजिटिव स्लाइड्स है माइक्रोस्कोपी सेंटर में सबको इसे रीचेक करना है। और जो निगेटिव स्लाइड है उसका एटलीस्ट 10% इसे चेक करके कंफर्म करना है। ये इसका काम होता था सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर का। डायग्नोसिस क्या होती थी आरएनटीसीपी में? मेन स्टेप ऑफ द डायग्नोसिस क्या थी? स्पुटम माइक्रोस्कोपी ही है ना। एसिड फास्ट बेसिलाई था, जील निल्सन से इसकी स्टेनिंग कराई जाती है। अब एएफबी स्पुटम स्मीयर फॉर डायग्नोसिस ऑफ ए केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, नई गाइडलाइन में क्या आया निकल के? पहले तो ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट किसे कहेंगे, वही सेम चीज जो अभी हमने पढ़ा। ए पर्सन विद प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स विद और विदाउट हिमाप्टिसिस, उसको हिमाप्टिसिस हो भी सकती नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। फीवर फॉर मोर देन 2 वीक्स, फीवर भी 2 हफ्ते से ज्यादा का होना चाहिए। सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री, चेस्ट पेन भी है, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाइट स्वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अब अगर ये ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट हो गए ना, तो इनमें क्या करेंगे? टू स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन कराएंगे। कैसे कराते हैं स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन? कैसे कराएंगे? तो एक तो जो है स्पॉट सैंपल लिया जाता है। दूसरा जो होता है नेक्स्ट डे जो होता है वो मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। दूसरा जो है वो मॉर्निंग सैंपल हमने ले लिया इसका। तो दोनों में से अगर कोई एक भी पॉजिटिव आ गया, एक भी पॉजिटिव आ गया, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का केस है, डॉट्स को स्टार्ट करना। लेकिन अगर दोनों के दोनों निगेटिव आ रहा है, दोनों के दोनों निगेटिव आ रहा है, तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। फॉर 15 डेज कोई एक सुटेबल एंटीबायोटिक दिया जाए। और अगर 15 दिन के बाद उसके जो सिम्टम्स है वो सबसाइड कर, यानी जो कफ विद स्पुटम था, फीवर था, वो सबसाइड कर गया, तो ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस निगेटिव था। लेकिन आफ्टर गिविंग 15 डेज ऑफ एंटीबायोटिक उसके सिम्टम्स में कोई भी बदलाव नहीं आया, उसको जरा से भी रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर से हम क्या करेंगे? स्पुटम फिर से उसका स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, रिपीट कराएंगे स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, सेम ऐसे ही। और यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, कोई एक भी, दोनों आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक भी आ गया तो फिर से उसको डार्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों निगेटिव आ गया, दोनों ही सैंपल निगेटिव आ गया रिपीट कराने के बाद भी, रिपीट के बाद भी, तब यहाँ पे हम लिखेंगे स्पुटम स्मीयर निगेटिव ट्यूबरक्लोसिस।
अब क्लिनिकली टोटली ये हो गया, स्पुटम स्मीयर निगेटिव ट्यूबरक्लोसिस, डॉट्स को स्टार्ट कर देना। ये जो है क्लिनिकल सस्पिशन के तौर पे अब यहाँ पे करें, क्योंकि तमाम चीजें मिल रही थी, लेकिन स्पुटम इसका निगेटिव आ गया 2 बार स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन कराने के बावजूद भी। तो ये चीज यहाँ पे हो गई, इसको हमने करा दिया है ना। कितने चाहिए? 2 स्पेसिमेन आपको चाहिए स्पुटम के। फिर अब इसका जो आरएनटीसीपी में या कह लीजिए जो एनटीईपी में अब जो नई गाइडलाइन आई उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगराइजेशन और ट्रीटमेंट रिजीम जो चल रही है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो इसकी ड्रग्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो कैटेगरी 1 में न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड, पहले देखिए जो पहले की गाइडलाइन थी आरएनटीसीपी की, उसमें ये था कि जो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट होते थे उनको हम कैटेगरी 2 में रखते थे। लेकिन अभी जो एनटीईपी आया, एनटीईपी 2020, वहां पे इन्होंने कहा कि जो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट हैं उनको भी हमें रखना है, किसमें? कैटेगरी 1 में ही रखना है। इसमें कैटेगरी 1 में प्रीवियसली ट्रीटेड का मतलब किसी को एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल गया था, वो हो गया कि वो क्योर्ड है, अब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन आफ्टर सम डेज या सम मंथ, कुछ महीनों के बाद उसको फिर से साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए ट्यूबरकुलोसिस के, उसका फिर से स्पुटम पॉजिटिव आने लगा, तो वो हो गया, वो प्रीवियसली ट्रीटेड था, कंप्लीट ट्रीटमेंट ले चुका था, लेकिन फिर से तो इसको कैटेगरी 1 में रखा जाता है। नया नया स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव है या नया स्पुटम स्मीयर निगेटिव भी हो सकता है, या फिर एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का भी पेशेंट अगर है तो उसको भी कैटेगरी 1 में ही रखा जाता है। 2 फेज स्टार्ट होते हैं, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज। तो अब ये जो इंटेंसिव फेज था, यहाँ पे ट्रीटमेंट रिजीम थोड़ा सा अलग होती थी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ज्यादा होता था ड्रग्स का, हमें जो है तेजी के साथ डिजीज को कंट्रोल करना होता था। तो इंटेंसिव फेज में जो देते हैं 2HRZE, ये फार्मूला है या कह लीजिए कि दवाओं के नाम है 2HRZE। अब ये 2HRZE क्या है? H से क्या होगा, INH है ना, INH या आइसोनियाजिड कह लीजिए। R से रिफैम्पिसिन, rifampicin ठीक। Z से क्या होगा, पायराजिनामाइड। pyrazinamide और E से इथाम्ब्यूटाल। इथन ये 4 ड्रग है ना इथाम्ब्यूटाल। तो 2 महीने, ये जो 2 लगा है दैट मीन्स की फॉर 2 मंथ 2HRZE कैटेगरी 1 के लिए है। और कंटिन्यूएशन फेज में अभी जो नया गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 4HRE, सिर्फ पायराजिनामाइड को हटा दिया गया, 4 महीने के लिए अभी भी दिया जा रहा है कि न्यू और प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस के लिए 4HRE होना चाहिए। 4HRE का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पायराजिनामाइड हटा के आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और रिथाम्ब्यूटाल सबके सब यहाँ पे एडेड है कंटिन्यूएशन फेज में। कैटेगरी 2 में क्या आएगा, स्पुटम स्मीयर निगेटिव फेलियर केस और स्पुटम स्मीयर सॉरी स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव फेलियर केसेस। अब ये फेलियर केसेस का मतलब क्या, जो हमने स्पुटम स्मीयर कराया उनका पॉजिटिव आया, कैटेगरी 1 का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, कैटेगरी 1 का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से, लेकिन आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद भी उनका मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। आफ्टर 5 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट उनका मॉन्टूक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और उसमें कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उसके साइन और सिम्टम्स में, तो उसको कहा जाता है स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव फेलियर केसेस या स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि किसी को ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया था, ट्रीटमेंट उसने अपना कंप्लीट नहीं किया था, तो वो डिफॉल्टर में आते हैं। तो ये कैटेगरी 2 में आ गए। कैटेगरी 2 का ट्रीटमेंट रेजिम क्या है, अब यहाँ पे देखिए 2HRZSE, एस को ऐड कर दिया गया, 2HRZSE। एस क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, streptomycin है ना। ये 2 महीने के लिए थी, एंड फॉर 1 मंथ HRZE, है ना, फॉर 1 मंथ HRZE, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटाल। कंटिन्यूएशन फेज में 5 महीने के लिए हमें चलाना होता है क्या, HRE, फॉर HRE, है ना, फॉर 5 मंथ। अब जो अब देखिए कैटेगरी 3 नहीं होती इसमें,
कैटेगरी 3 जो वो कैटेगरी 1 के ही बराबर आती है, कैटेगरी 3 इसमें नहीं रखी। इसमें कैटेगरी 4 आती है डायरेक्ट। अब कैटेगरी 4 आती है एमडीआर टीवी के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो कहते हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए रिफाम्पिसिन से और आईएनएच आइसोनियाजिड से। अगर इन दो ड्रग से किसी को रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो उसको कहा जाता है एमडीआर टीबी। तो अभी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कराया जाता है प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही ड्रग सेंसिटिविटी स्टार्ट कर दे कि आया ये एमडीआर टीबी का तो केस नहीं है, तो कैटेगरी 4 ही डायरेक्ट शुरू किया जाए। तो अगर दोनों ड्रग्स रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड से किसी को रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो वो एमडीआर टीबी में आता है कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 4 की ड्रग जो है वो एकदम सेकेंड लाइन ड्रग है, बिल्कुल अलग है। ज्यादातर इसमें जो है इंजेक्टिबल्स वगैरह हैं। तो 4 महीने के लिए इसको जो यूज कराते हैं, 4 महीने के लिए। अब यहाँ पे इसका देखिएगा, के ओ सी जेड ई एंड ई टी, ये अलग है। के से क्या होगी, कैनामाइसिन। ओ से आफ्लक्सेसिन। सी से साइक्लोसेरिन। जेड से पायराजिनामाइड। ई से इथाम्ब्यूटाल। और ई टी जो है ये एथेनामाइड के लिए, एथेनामाइड। 4 महीने के लिए। अब अगला जो कंटिन्यूएशन फेज है ये 12 से 18 महीने तक चलता है। कंटिन्यूएशन फेज 12 टू 18 मंथ चलता है। ऑफ्लक्सेसिन है, साइक्लोसेरिन है, इथाम्ब्यूटाल है, एथेनामाइड है। ये 4 ड्रग्स इसमें चलती हैं कंटिन्यूएशन फेज में 12 टू 18 मंथ के लिए। प्रीवियसली क्या होता था आरएनटीसीपी में, पहले जैसे ये मैंने लिखा ना 2HRZE, तो पहले इसको अंडर ब्रैकेट करके यहाँ पे 3 लगाया जाता था। 3 का मतलब क्या हुआ, थ्राइस वीकली पहले होता था, याद रखिएगा। पहले जो होता था हफ्ते में 3 दिन दी जाती थी ये ड्रग, ऐसे करके। लेकिन करंट में जो एनटीईपी है इसमें डेली बेसिस पे हो गई है। यही बेसिक चेंज है, डेली बेसिस पे इसको रख दिया गया है। मतलब डेली ड्रग लेना है, वीकली थ्राइस नहीं है। तो और जो मंथ बनाया गया वो 28 डेज का बनाया गया। कितने दिन का बनाया गया, 28 डेज का। एक मंथ मान के चलते हैं इसमें एनटीईपी में, ठीक। तो अब पहले आरएनटीसीपी में क्या था कि वीकली थ्राइस, हफ्ते में 3 दिन दवा दी जाती थी। अब एनटीईपी में डेली बेसिस पर ड्रग दी जा रही है फॉर 28 डेज, जिसको एक महीना मान के चलते हैं ना। तो जो इंटेंसिव फेज हो जाता है वो 56 डेज के लिए हो जाता है। और 56 डेज, और जितने नंबर ऑफ डेज उतनी ही नंबर ऑफ डोजेज। कंटिन्यूएशन फेज 4 महीने के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, 112। 112 दिन और 112 डोज हो जाएंगी, 112 डोजेज फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी 2 वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाता था। कभी पूछा भी गया तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। अब ये डेली बेसिस पे हो गई है। अब इसके बाद देखिए कुछ डिफिनेशंस जो आरएनटीसीपी में यूज होती थी, अभी हमने इसमें जो कैटेगराइजेशन किया वहां पे भी थी। न्यू केसेस कब किसको कहेंगे, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी हु हैज नेवर टेकन ट्रीटमेंट और टू ट्रीटमेंट फॉर लेस देन 4। अगर कोई पर्सन है जिसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है और उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, या ट्रीटमेंट लिया भी है तो कितने दिन, सिर्फ 1 महीने से कम का ट्रीटमेंट उसका है, तो वो न्यू केस हो जाता है। क्योर्ड केस स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव था जिसने ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लिया, और एटलीस्ट 2 सेपरेट अकेजन, 2 अलग अलग मौकों पे उसका स्पुटम स्मीयर जो था वो निगेटिव आ गया ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद, तो वो हो जाएगा क्योर। रिलैप्स, अब कोई पर्सन था, अभी हमने बताया ना कैटेगरी 1 में रिलैप्स के केसेस को ऐड कर दिए गए, यानी जो डिक्लेयर्ड क्योर रिटर्न्स बैक एज स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव, दैट इज रिलैप्स। फेलियर, ए पर्सन ऑन ट्रीटमेंट हु इज स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव एट और आफ्टर 5 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, वो फेलियर में आएगा। फेलियर में आएगा कि अगर किसी का स्पुटम स्मेयर पॉजिटिव था, उसको ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं 5 महीने के बाद भी उसको दोबारा से हमने स्पुटम स्मेयर कराया तो वो पॉजिटिव आ रहा है। डिफाल्टर क्या है, ए पर्सन हु एट एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज नॉट टेकन एंटी टीबी ड्रग फॉर 2 मंथ और मोर कंसेक्यूटिव। कोई भी पर्सन था जो ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस हो गई थी, रजिस्ट्रेशन भी उसने करा लिया, डॉट्स का वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वो लगातार 2 महीने या उससे ज्यादा दिन तक वो दवा लेने आया ही नहीं, तो उसको कहा जाता है डिफाल्टर। अब ड्रग रेजिस्टेंस, प्राइमरी जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है ना,
व्हेन ए पर्सन कंट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम ए पर्सन विथ रेजिस्टेंट बैसिलाई ऑफ टीबी। अब कोई मान लीजिए ट्यूबरकुलर बैसिलाई है जो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है किसी भी ड्रग से, उससे अगर किसी पर्सन को टीबी हो रही है तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस कहते हैं, प्राइमरी रेजिस्टेंस होता है वो। अब इसी में देखिए सेकेंडरी या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस डेवलपिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ले रहा है अच्छा भला वो ट्रीटमेंट ले रहा है, और इस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी को पर्टिकुलर ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो वो हो जाता है सेकेंडरी या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। फिर आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से अगर किसी को रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो वो हो जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब एक और आता है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड से तो उसको रेजिस्टेंस है ही है। इसके अलावा जो क्विनोलोन फैमिली है या दूसरे जो इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, कौन कौन से हैं? कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है, अमिकासिन है। इन सब से भी अगर उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया किसी एक ड्रग से अगर उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो फिर हम मान के चलेंगे कि दिस इज अ केस ऑफ एक्सटेंसिव ड्रग। क्विनोलोन फैमिली मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो यूज होती हैं ना, ऑफ्लॉक्सेसिन है, लीवोफ्लॉक्सेसिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन है, ये सारे के सारे क्विनोलोन्स फैमिली के आते हैं। इनमें से अगर किसी में रेजिस्टेंट डेवलप हो गया और साथ में ही आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन का था तो वो हो जाती एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ना। एमडीआर टीबी और एसडीआर टीबी का जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी यानी कैटेगरी 4 ही उसमें चलती है डॉट्स में ना। अब ये जो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इट डज नॉट ट्रांसमिट इजिली इन हेल्दी पॉपुलेशन में आसानी के साथ ये नहीं ट्रांसमिट होती। लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन में एचआईवी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, वहां पे एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो एक तरीके से वहां पे एपिडेमिक्स ला सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। अब कुछ ड्रग्स देख लीजिएगा, कौन सी बैक्टीरियासाइडल है, कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक है, इतना ही हमें जानना है। बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स जो होती हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाइराजिनामाइड, और बैक्टीरियोस्टेटिक जो होती है वो इथाम्ब्यूटान। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल में क्या डिफरेंस होता है? सर सर बैक्टीरियासाइड वो बैक्टीरिया रहती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, और बैक्टीरियास्टैटिक जो होती है इसकी डिवीजन को रोकती है। साइडल का मतलब किल करना ना, और स्टेटिक का मतलब स्टेसिस से लिया गया, दैट मीन्स कि वहां पे रोक देना, जो उसकी ग्रोथ को अरेस्ट कर दे, है ना। ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक दे रहा है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे। तो बैक्टीरियोस्टेटिक। अब ये जो पांचों ड्रग आप और बहुत सारी ड्रग्स अभी आएंगी, लेकिन ये जो 5 ड्रग है इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन एटीटी, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब ये तो 5 है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यही है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटाल। अब इसमें से जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसको कभी भी कैटेगरी 1 में नहीं यूज किया जाता था पहले। आरएनटीसीपी जब चल रही थी तो इसको ना हमेशा कैटेगरी 2 में रखा जाता था। लेकिन जब से एनटीईपी आया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे कभी कभी जो है इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को कैटेगरी 1 में रख देते हैं। अदरवाइज जो है ये ड्रग क्योंकि इंजेक्टेबल है और कैटेगरी 1 में इंजेक्टेबल्स को यूज नहीं किया जाता, तो इसको जो है ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है वो कैटेगरी 2 में रखते हैं। किसमें? कैटेगरी 2 में। हालांकि फर्स्ट लाइन ड्रग है लेकिन कैटेगरी 2 में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ओनली इंजेक्टेबल ड्रग इन कैटेगरी 1 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये इंजेक्टेबल ड्रग है और साथ में क्या है? बैक्टीरिसाइडल भी है। थोड़ा सा इनके बारे में और अभी नीचे और देख लीजिए। बैक्टीरिसाइडल जो सेकंड लाइन ड्रग्स यूजुअली यूज होती उनमें भी देखिएगा। तो जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लॉक्सेसिन, कानामाइसिन, ये क्या है? बैक्टीरिसाइडल। और यहाँ पे ना थायोसिटाजोन है, साइक्लोसेरीन है, इथनामाइड है, पास है ना, पैरा अमीनो सैलिसिलिक। तो ये सब के सब जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं और ये बैक्टीरिसाइडल है। आइसोनियाजिड जो है सबसे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए पहली जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग यूज हुई थी वो आइसोनियाजिड ही हुई थी। आइसोनियाजिड, है ना, फर्स्ट बैक्टीरिसाइडल।
टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए जो पहली बैक्टीरिसाइडल ड्रग यूज हुई थी दैट इज आइसोनिएजिड, है ना। रिफाम्पिसिन क्या है? रिफाम्पिसिन जो है ये इसको कहते हैं ना कि ये जो स्पर्टर्स होते हैं, स्पर्टर्स, स्पर्टर्स किसे कहेंगे? जो धीरे धीरे ग्रो करता है कहीं कहीं ना क्लस्टर्स में, और बहुत स्लोली या इंटरमिटेंटली डिवाइडिंग जिसको हम कहते हैं, स्पर्टर्स उनको कहा जाता है। तो मान लीजिए बैसिलाई है और वो क्लस्टर्स में टाइम टाइम के बाद जो है वो ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे करके, एक ही बार में वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उनपे सबसे अच्छा एक्शन अगर किसी ड्रग का है तो रिफाम्पिसिन का है, स्पर्टर्स पे। स्टर स्पर्टर्स कहते हैं। या परसिस्टर एक टर्म यूज होता है। परसिस्टर का मतलब जो परसिस्ट करते रहते हैं। अगर कोई और ड्रग यूज कर लाइक आइसोनियाजिड यूज की जा रही तो वहां पे भी हो सकता है उससे वो बच जाए, परसिस्ट कर जाए। ये डार्मेंट बैसिलाई होता है, जो सॉलिड लीजन होते हैं वहां पे वो जाके चुपचाप पड़े हुए हैं, अभी अपने आप को उसने कुछ नहीं करना है, डार्मेंट फेज में चला गया। तो उन डार्मेंट फेज वाले बैसिलाई पे, स्पर्टर्स पे रिफाम्पिसिन जो है ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। हाँ, ये जो पायराजिनामाइड है, जो इंफ्लामेटरी रिस्पांस जो साइट्स हैं वहां पे वो बैसिलाई को किल करता है, और खासतौर से जो इंट्रासेलुलर बैसिलाई है वहां पे ये एक्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा, कुछ वन लाइनर टाइप की चीज है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किसे कहते हैं? टीबी। टीबी को ही कहेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट कोच ने। कॉच ने, ठीक। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। 24 24 मार्च। मार्च। आरएनटीसीपी में डायग्नोसिस किससे करते थे हम? स्पुटामस में। हाँ, स्पुटम स्मीयर से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन, एवरी टीबी स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट कैन इन्फेक्ट अप टू 10 to 15 इंडिविजुअल्स इन ए ईयर। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, स्पुटम पॉजिटिव केस था वो, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो सालाना वो 10 से 15 नए इंडिविजुअल्स को वो डिजीज जो है ट्रांसमिट कर सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। विदाउट ट्रीटमेंट 50% ऑफ टीबी पेशेंट्स विल डाई। अगर किसी को ट्रीट नहीं, मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आप उनको ट्रीट नहीं करें, 50% की डेथ हो जानी है। 25% विल रिमेन हेल्दी एंड 25% विल डेवलप क्रोनिक इन्फेक्शस ट्यूबरक्लोसिस। 50% की डेथ हो जाएगी, 25% जो है वो हेल्दी रहेंगे, यानी लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाएगी उनको, एंड 25% विल डेवलप क्रोनिक इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस, जो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिजीज को ट्रांसमिट करते रहेंगे। ट्यूबरक्लोसिस वाज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल इमरजेंसी इन 1983 बाय WHO। अब देखिए ये लाइन, ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन इंडिया, है ना। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है सिचुएटेड है? बैंगलोर में। बेंगलोर में ना। कंट्री विद हाईएस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड, कहने की जरूरत ही नहीं। सबसे इंडिया। ज्यादा पॉपुलेशन भी और सबसे ज्यादा टीबी का बर्डन भी हमारे यहाँ ना। तो जो एलिमिनेशन लेवल ट्यूबरक्लोसिस का रखा गया वो लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन था, टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2025। अभी जो है 2025 में हमें एलिमिनेट करना है। जनरेशन टाइम ऑफ टीबी बैसिलाई जो है वो 20 आवर्स है ना। और टीबी बैक्टीरिया इट में रिमेन अलाइव इन स्पुटम फॉर 1 डे, स्पुटम में एक दिन तक ये जो अलाइव रह सकता है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक जो है ये इट रिमेन्स अलाइव, जिंदा रह सकता है। अब वन लाइनर ये ड्रग्स के बारे में जो एटीटी चलती है। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या है? रिफाम्पिसिन। क्यों सबसे इफेक्टिव है? क्योंकि ये जो स्पर्टर्स हैं, परसिस्टर्स हैं, या जो डोरमेंट बेसिल है उन पे भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। मोस्ट बैक्टीरिसाइडल, इसीलिए इसको रिफाम्पिसिन को ही माना जाता है। मोस्ट टॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो दैट इज आइसोनियाजिड है ना। और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग काजिंग रैपिड स्पुटम कन्वर्जन, आइसोनियाजिड। ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कौन करती है? रिफाम्पिसिन करती है ना। और सबसे पहले जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो आइसोनियाजिड में होता है ना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फर्स्ट टू डेवलप रेजिस्टेंस। एड्स के पेशेंट में अगर वो प्रोटीएज इनहिबिटर, ये क्लास है ड्रग्स का, अगर वो ले रहा है तो रिफाम्पिसिन जो है ये कंट्राइंडिकेटेड है ऑन HIV पेशेंट, भले उनको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है।
HIV में और कौन सी ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है? थायासीटाजोन। थायासीटाजोन भी ये फुल्ली कंट्राइंडिकेटेड, सेकंड लाइन ड्रग है, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है। और ये एक चीज, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कंटेन्ड इन ऑल फेजेस ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड के बारे में कहा जाता है कि इसको हर फेज में इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन जो है वो थोड़ी सी कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने कैटेगरी 3 पढ़ा था, तो वहां पे किसके लिए पढ़ रहे थे? MDR टीबी, और MDR टीबी में रेजिस्टेंस किससे हो रहा है?